हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 द इलेक्ट्रॉल प्रोसेस। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आपको याद दिला दूं यार, जस्ट इसके पहले के लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार इलेक्शंस होते हैं हमारे कंट्री के अंदर, क्या क्या फेजेस हो जाते हैं उसमें। तो ये सभी चीज ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो प्लीज जाके अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लो एंड साथ में यार आप प्लेलिस्ट को कंटिन्यूअसली चेक करते रहो, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने पूरे स्टैंडर्ड के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, लेक्चर्स के हिसाब से पूरा प्रॉपर तरीके से अपडेट करके रखा हुआ है, प्लेलिस्ट को अरेंज करके रखा हुआ है। तो प्लीज जाइए चेक इट आउट कर लो। और साथ में जैसा मैंने बताया आपको पहले भी हमेशा बोलता हूं कि हमारे 2 और चैनल है JR टॉक्स, जिसपे हम करियर गाइडेंस देते हैं, आप लोगों को मोटिवेशन देते हैं। तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तीसरा एक और चैनल है JR ब्लॉग्स नाम का, अगर आपको पसंद आएगा तो उसको भी आप विजिट कर सकते हो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, ये सब बातें तो होती रहेगी। अब आते हैं सीधा सीधा चैप्टर पे ऊपर। चैप्टर में नाम में आप देख सकते हो क्या है, इलेक्ट्रॉल प्रोसेस। अब इलेक्ट्रॉल प्रोसेस जैसे कि हमने डिस्कस किया था यार कि किस प्रकार होता है, लेकिन आज आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ उसका एक पूरा रोड मैप तैयार करके हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। तो हम बात करने वाले हैं इलेक्शन के प्रोसेस की, ठीक है, ठीक है, दैट इज इलेक्शन प्रोसेस। अब इलेक्शन का प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में यार सब जानते ही हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके पहले के लेक्चर्स में पूरा एक तरीके से आपको एक्सप्लेन करके ऑलरेडी बताया हुआ है कि किस प्रकार इलेक्शन होते हैं। लेकिन फिर से एक बार रोड मैप के तौर पे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो सबसे पहले इलेक्शन का जो सबसे मेन स्टेप और जो सबसे पहला जो स्टेप होता है दोस्तों, वो होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी को एस्टैब्लिश करना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहेंगी उसको एस्टैब्लिश करना, कॉन्स्टिट्यूएंसी एस्टैब्लिशमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या हो गया, अब समझ लो। वी नो दैट, एक चीज हमें पता है कि हमारे जो पार्लियामेंट्री हाउस होते हैं उसमें जो लोकसभा होता है, आप जानते हैं कि वो लोकसभा में लगभग 543 सीट्स होते हैं, 543 मेंबर्स जो है वो बैठ सकते हैं, करेक्ट है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। तो 543 मेंबर्स है, 543 सीट्स है, इसका मतलब कि 543 अलग अलग जगह से लोग जो है आते हैं एंड वही जो जगह से आते हैं ना, उसी को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारा ये महाराष्ट्र है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ये महाराष्ट्र है। अभी कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पालघर से होंगे, ठीक है, मतलब एक कैंडिडेट ऐसा होगा जो पूरे पालघर में होगा, एक कैंडिडेट ऐसा होगा जो थाने में होगा, एक कैंडिडेट ऐसा होगा जो पुणे में होगा। आप पुणे में भी बहुत सारी जगह है, पिंपरी चिंचवड हो गया, ठीक है ना, फिर छाकन जिसको बोलते हैं तो वो जगह हो गया। तो ऐसे समझ लो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह इमेजिन कर लो, ठीक है ना, XYZ ले लो, PQR ले लो, समझ लो ऐसे बहुत सारे जगह है, ठीक है। अब ऐसे कितने जगह से लोग आएंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में से, कितने आएंगे, 543। तो ऐसे अलग अलग जगह से जो एक एक कैंडिडेट जो रहेगा, मतलब 543 सीट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द 543 डिफरेंट प्लेसेस, यानी इतने अलग अलग प्लेसेस से आ रहे हैं। और यही जो प्लेसेस होगा इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग आते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं, एंड उन्हीं का क्या होता है, पार्लियामेंट्री हाउस में बैठक होता है, लोकसभा में बैठक होता है। वो चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट करना, क्योंकि देखो सबसे पहले अगर पता ही नहीं है कि कौन से जगह से कौन सा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, कौन सा उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है ना। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, पिक्चर वगैरह में देखा होगा कि यार एक नेता है, समझ लो, ठीक है ना, एक MLA है, उसको टिकट दिया जाता है, यानी कि आप इस बार मंत्री बनने लायक हो, या फिर आपको एक टिकट दिया जा रहा है कि आप इलेक्शन कर सकते हो, यार इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, तभी तो आपको वोट मिलेगा। और अगर आपको वोट मिलता है, आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपकी पार्टी गवर्नमेंट बना लेती है, तो हो सकता है आपको मंत्री पद भी मिल जाए। तो इस प्रकार ही होता है ये सब चीजें, करेक्ट है। तो उसको एस्टैब्लिश करना, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं अलग अलग जगह से, एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक भी जगह छूटने नहीं चाहिए, इसको एस्टैब्लिश करना, ये सबसे पहला प्रोसेस होता है किसका, इलेक्शन का। इलेक्शन का सबसे पहला प्रोसेस क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी को एस्टैब्लिश करना। सेकंड प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, एक बार कॉन्स्टिट्यूएंसी एस्टैब्लिश हो जाएगी, उसके बाद जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसके प्रीवियस लेक्चर में कि सबसे जरूरी काम होता है वोटर लिस्ट को तैयार करना, वोटर लिस्ट प्रिपरेशन। क्योंकि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एस्टैब्लिश कर लिया, अब कैंडिडेट उम्मीदवार तो खड़ा हो गया, अब
उसको वोटिंग करवाया जाएगा। तो वोटिंग में वोट भी पड़ना चाहिए। तो वोट करने के लिए इंसान का, यानी जो नॉर्मल सिटीजन, हम जैसे लोग हैं, आप जैसे जो लोग हैं, नॉर्मल सिटीजन पब्लिक जो है, उसका नाम एक वोटिंग लिस्ट जो होता है उसमें आना बहुत बेहद जरूरी है। अगर वो वोटिंग लिस्ट में उस इंसान का नाम नहीं रहेगा तो वो वोट नहीं कर पाएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू वांट टू वोट टू एनी पर्टिकुलर पार्टी, इफ यू वांट टू वोट टू एनी पर्टिकुलर कैंडिडेट, देन आवर नेम मस्ट बी देयर इन देयर वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट में उसका जो नाम होना चाहिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वोटर लिस्ट का भी प्रिपरेशन ये आ जाता है इलेक्शन प्रोसेस का दूसरा हिस्सा। उसके अलावा अगर बात करें, वोटर लिस्ट की तो बात हो गई, उसके बाद नॉमिनेशन का फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, तो नॉमिनेशन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी यहां पे कैंडिडेट्स होंगे उसका नॉमिनेशन का फॉर्म भरना जरूरी है, तभी तो वो एस्टैब्लिश हो पाएंगे, तभी तो वो उनका नाम हो जाएगा और तभी तो इलेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्शन प्रोसेस का। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। उसके बाद क्या हो गया, अब ये सब चीज हो गया, अब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन के लिए एक जगह भी होना चाहिए, यानी कि एक इलेक्शन का कैंपेन होना चाहिए। तो इलेक्शन का कैंपेन होना, ठीक है, इलेक्शन कैंपेन को बिठाना, क्योंकि अगर कैंपेन नहीं होगा तो इलेक्शन आप करवाओगे कैसे? क्योंकि एक इलेक्शन ऐसा नहीं है ना कि कहीं भी पेड़ के नीचे लगा दिया एक बूथ है एंड डाल के वोट आ गए, तो ऐसा तो होता नहीं है। एक प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ता है, एक सिक्योरिटीज होती है, पुलिस वगैरह होते हैं, और नॉर्मली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, कोई टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके मेंबर्स हो सकते हैं। तो ऐसी ये सब चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी इलेक्शन कैंपेन का होना जरूरी है। अब इलेक्शन कैंपेन एक बार बैठ जाएगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, इलेक्शन कैंपेन होने के बाद अब होगा असली वोटिंग, अब होगा नॉर्मल इलेक्शन, यानी कि वोटिंग। जब हम जैसे आम जनता, आप जैसे नॉर्मल पब्लिक जाएंगे, 18+ होंगे, हमारा वोटिंग लिस्ट में नाम आ चुका है, अब जाएंगे हम असली वोटिंग करने। तो आपके सामने आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर आपने देखा होगा तो ऐसे नाम होता है, ठीक है ना, जो भी कैंडिडेट रहेंगे या फिर जो भी पार्टी रहेगा उसका नाम रहेगा, ठीक है ना, बीजेपी, कांग्रेस, XYZ, शिवसेना, ठीक है ना। तो इस प्रकार इधर पे उसका जो सिंबल होता है वो होता है और एक बटन होता है, तो बटन को आप प्रेस करोगे तो आपने उसको वोट कर दिया। तो इस प्रकार भी होता है, पहले के जमाने में चिट्ठी वाला सिस्टम होता था। तो ये सभी चीजें होती हैं, तो आप असली में जाके क्या करोगे, वोटिंग करोगे। अगर आपको पता है, आपने किया है इसके पहले, अभी तो आप छोटे होंगे तो शायद मेरे हिसाब से तो नहीं किया होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स ने, आपके कोई बड़े भाई बहन ने किया होगा, रिलेटिव्स ने किया होगा, तो उनको पूछ लेना जाके, ठीक है। तो एक्चुअल वोटिंग होगा। अब वोटिंग हो गया तो उसके बाद तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज एक ही होता है यार, वोटिंग करने के बाद क्या होगा, अब ये वोट को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, काउंटिंग होगा। क्योंकि आप जानते हो कि यार एक बार समझ लो, हम बचपन में वो चोर पुलिस वाला चिट्ठी वाला गेम खेलते थे, तो लास्ट में तो रिजल्ट हमको जानना रहता है ना कि चलो भाई कौन जीता कौन हारा, तो हम क्या करते थे, काउंटिंग करते थे। तो सेम इसी प्रकार जो वोट होता है, वोट एक बार पड़ गया, वोट लोगों ने दे दिया, तो अब क्या होगा, काउंटिंग होगा। तो काउंटिंग में कितने ज्यादा वोट किसको मिले वो गिना जाता है, कौन से कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, कितने सीट से वो आगे चल रहे हैं, कितने पीछे चल रहे हैं, ये काउंटिंग होगा। काउंटिंग होने के बाद लास्ट में जब काउंट हो जाएगा तो रिजल्ट को डिस्प्ले किया जाएगा कि हाँ समझ लो ये कैंडिडेट पालघर से, अगर समझ लो 2 कैंडिडेट है अलग अलग पार्टीज के, एक पार्टी का एक कैंडिडेट एक जगह से आता है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पार्टी का कोई एक कैंडिडेट खड़ा होगा, तो वो आगे चल रहा है, समझ लो बीजेपी है, यहाँ पे समझ लो कांग्रेस है, ठीक है ना, और एक शिवसेना है, तो यहाँ पे पालघर से बिलोंग कर रहे हैं। अब समझ लो कि जो बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसको ज्यादा वोट पड़ा, तो समझ लो उसको क्या मिल गया, 1 नंबर मिल गया, यानी कि 1 वोट मिल गया उसको। मतलब इलेक्शंस के जो वोट होंगे वो अलग होंगे, और ये उसको क्या मिल गया, एक रुझान मिल गया, ठीक है ना, एक रुझान मिल गया, उसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग होते हैं। मैं एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं बताना चाह रहा आपको, क्योंकि आपको ज़्यादा बताऊंगा डीप में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी फिलहाल के लिए आपका 10th का जो लेवल है उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है जो मैं बता रहा हूँ। तो फाइनली काउंट होने के बाद क्या आ जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा, एंड रिजल्ट आने के बाद ऑब्वियसली यार आप जानते हो ये चीज़ क्या होगा कि रिजल्ट एक बार पता चल गया कि कौन सी पार्टी जीती है, किधर का कैंडिडेट जो है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा कैंडिडेट जीता है। अब उसके बाद क्या होगा, उसका रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन क्या होगा, रिजल्ट एक बार आ गया तो जो भी पार्टी है अपना गवर्नमेंट बनाएगी या फिर जो भी चीज होगा, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो कि होता है डिस्प्यूट्स। तो ये जो डिस्प्यूट्स है इसको सॉल्व करना, यानी कि ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है इसके अंदर, दैट इज द रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट, जो कि आखिरी स्टेप हो जाएगा इलेक्शन प्रोसेस का। तो शुरुआत कॉन्स्टिट्यूएंसी को एस्टैब्लिश करने से लेकर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने तक ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्शन का प्रोसेस। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट एग्जैक्टली क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक चीज आप जानते हो दोस्तों कि जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसके एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके क्या है दोस्तों, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, एंड वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही जो भी
पार्टीज होंगी, जो भी प्रोसेस होगा इलेक्शन का उसको करवाया जाता है। तो लेट्स सपोज जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और अगर उसको कोई तोड़ता है यानी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। मतलब उसने क्या किया, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट था उसको ब्रीच किया है यानी कि तोड़ा है, तो वो चीज ना हो उसका ख्याल रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। ऑल्सो गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प करती है, और इवन गवर्नमेंट भी, अगर दोस्तों ये जो गवर्नमेंट जो है सरकार में फिलहाल सत्ता में है और उसने भी कुछ चालाकी करने की कोशिश की और इलेक्शन में कुछ चीटिंग करने की कोशिश की ताकि हमको ही वोट पड़े, तो भी ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका ब्रीच माना जाएगा और उसको उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट हो, कोई नॉर्मल कैंडिडेट हो, चाहे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ एमएलए जो हो, कोई भी नेता हो दोस्तों, पॉलिटिकल लीडर हो, उसके ऊपर ये कार्रवाई हो सकती है अगर उसने थोड़ा भी रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रीच किया होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कि यार बहुत सारे लोग अनफेयर तरीके से इलेक्शंस लड़ते हैं। अनफेयर तरीके से जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं अनफेयर तरीके क्या क्या हो सकता है। अब वोटिंग जब इलेक्शंस जब आता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों को पैसे ब्राइब करते हैं, ठीक है ना, पैसा दिया जाता है कि आप ये लो, पैसा ले लो और ये पार्टी को ही वोट देना, इस कैंडिडेट को ही वोट देना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो, ठीक है ना, जो दारू वगैरह होते हैं, जो शराब वगैरह होते हैं, कुछ लोग जो ऐसे होते हैं उनको लालच देके कि चलो आप इनको वोट करो और हम आपको पैसा भी देंगे, दारू भी पिलाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती है और ये होता है, ये रियल फैक्ट है, ठीक है ना, ये हर गाँव में होता है, इवन जो मिडिल लेवल का शहर होता है उसमें भी होता है। और ये आप चीज़ जानते होंगे, अपने पेरेंट्स से भी आप डिस्कस करोगे ये चीज़, तो ये रियल में होता है। लोग एक दारू के बाटल के लिए भी जाके एक वोट करके आते हैं क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार किसकी भी बने, सरकार किसकी भी आए, उनको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड। उनको नहीं पता है क्या चीज़ है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, नहीं पता है उनको। क्या है, उनको अपना अगर कुछ पैसे मिल गए जिससे वो 10 टाइम खाना खा सके, उनको कुछ पैसे मिल गए कि जिससे अपना वो गुजारा कर सके, तो वो किसी को भी वोट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, नो डाउट अबाउट दैट। तो यही फायदा कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, कुछ नेता जो होते हैं, इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। और ये क्या होता है, एक इलीगल एक्टिविटी होता है जो कि कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करता है। और ये कोड ऑफ कंडक्ट को अगर ब्रीच हो रहा है कहीं ना कहीं, मतलब आप एक इलीगल काम कर रहे हो, अनफेयर तरीके से इलेक्शन हो रहा है। तो इसका भी ख्याल रखता है कौन, हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका ये ख्याल रखता है ताकि कुछ चीजें जो है अच्छी तरीके से हो, कोई भी चीटिंग ना हो इलेक्शन में। और जो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके ऊपर भी खास तौर पे नजर रखी जाती है ताकि कोई भी परेशानी नहीं हो। खासकर इलेक्शन जब बूथ होता है, इलेक्शन कैंपेन जो होता है, इसमें भी कोई परेशानी ना हो। कुछ लोग आते, पुराने जमाने में क्या होता था, जो वो चिट्ठी लिख के बॉक्स में डालते थे जिसको हम लोग बैलेट बॉक्स बोलते थे, तो क्या होता था कि पुराने जमाने में गुंडे लोग आते थे, वो वोटिंग करने के बाद वो बैलेट बॉक्स को ही जला देते थे, बैलेट बॉक्स को उठा के लेके चले जाते थे, तो ठीक से काउंटिंग भी नहीं हो पाती थी, होता था ऐसा। एंड फिर अनफेयर तरीके से फिर इलेक्शन के रिजल्ट आते थे और किसी को भी मतलब अच्छा रिजल्ट मिल जाता था और लोग सरकार बना लेते थे। तो ये सब चीजें हुई है, तो ये सब चीज ना हो इसके लिए प्रॉपर तरीके से इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया ताकि इसको कोई भी तोड़ ना पाए, और एक तरीके से प्रॉपर तरीके से ये सब चीजें, और बिना किसी भेदभाव, बिना किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज, बिना किसी ये सब चीज के अच्छे से परफॉर्म हो सके। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी जो चीजें हैं हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर है दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक टॉपिक जो है आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। जो भी चैलेंजेस वगैरह थे ये सब चीज हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।